हेलो एवरीवन। आज 3 नवंबर 2025 है और जो भी न्यूज इवेंट्स या इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, पीआईबी में या यूपीएससी के किसी भी सेक्शन में रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, उन न्यूज इवेंट्स को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। हमारा पर्पस क्या रहता है कि हर एक न्यूज़ को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी करंट अफेयर की प्रैक्टिस होती चलेगी यूपीएससी पैटर्न में, साथ ही आपका स्टैटिक रिवीजन भी होता रहेगा, करंट अफेयर रिवीजन भी होता रहेगा। अगर आप साल भर ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको भी पता है कि लगभग अगर आप देखोगे 310 डेज भी अगर आप वीडियोज़ आते हैं तो भी आप 3 से 4 हज़ार एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे आप। और 3 से 4 हज़ार एमसीक्यू करंट अफेयर की प्रैक्टिस करना, उसके स्टैटिक एनालिसिस भी यहाँ पे आपको मिलता है। वो बहुत ही बेनिफिट आपके लिए होने वाला 10 से 15 मिनट का। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें, और आपको लगता है कि आपके लिए काम का है, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती है, डेली एडिटोरियल मिलते हैं, बहुत कुछ फ्री इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। साथ ही एक मेंस की आंसर राइटिंग इनिशिएटिव शुरू किया गया जस्ट 499 रुपीज़ में। अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं डेली यूपीएससी के, करंट अफेयर हो, स्टैटिक टॉपिक हो, पीवाईक्यूज हो, तो आप जस्ट 499 रुपीज़ में डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन या डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा डेली का, आपको आंसर राइटिंग करके सबमिट करना है, अगले दिन आपको मॉडल आंसर मिलेगा, इवैल्यूएशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात करते हैं पहले एमसीक्यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे किस स्टेटमेंट के बारे में बात करना है? यहाँ पे स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है अभ्यास पूर्व प्रचंड के बारे में, पूर्व प्रचंड अभ्यास के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब अगर हम बात करें, ये न्यूज़ में था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली एक अभ्यास या एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। तो एक्सरसाइज पूर्व प्रचंड इज अ ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्व द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो जो एक्सरसाइज जो प्रचंडा है, यह एक तरह का थल सेना, नौसेना तीनों का सैन्य अभ्यास है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर इट बीइंग हेल्ड इन मेचुका अरुणाचल प्रदेश टू वैलिडेट द मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन। यह अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में आयोजित किया जाता है ताकि मल्टी डोमेन एकीकरण को सत्यापित किया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इट फॉलो अर्लियर द ट्राई सर्विस ड्रिल लाइक भाला प्रहार, पूर्व प्रहार। तो इससे पहले अगर हम देखेंगे भाला प्रहार जो पूर्वी प्रहार का अनुसरण करता है, मतलब कि इससे पहले भी इस तरह की एक्सरसाइज हुई हैं और उसी का नेक्स्ट ये सेशन अगर हम बात करें तो एकदम यहाँ पे अगर आप देखोगे करेक्ट स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो ये जो एक्सरसाइज है अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में कंडक्ट की, अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन अगर आपको पता हो तो ये अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन है और इस लोकेशन कंडक्ट की गई है। आपको पता है कि यहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है। चाइना कहीं ना कहीं अभिन्न अंग मानता है अरुणाचल प्रदेश को, अब भारत का अभिन्न अंग चाइना का 5 फिंगर की थ्योरी है। 5 फिंगर में पहला आ जाता है लद्दाख, आ जाता है नेपाल, आ जाता है चाइना के हिस्से में, अगर चाइना की माने तो भूटान आ जाता है चाइना के हिस्से में, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। तो 5 फिंगर की थ्योरी चाइना मानता है। इस वजह से भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में हमारी तीनों सेना की जब एक्सरसाइज होती है तो इससे पता चलता है कि भारत कंबाइंड रूप से डिफेंस कर सकता है चाइना के अगेंस्ट। तो ये बात यहाँ पे हमें जाननी थी, कुछ ज़्यादा डिटेल इसमें था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनबीएचएम के बारे में है। एनबीएचएम के बारे में है। अब एनबीएचएम है क्या? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, मतलब कि नेशनल जो बी कीपिंग मिशन है उसको लेके है, एनबीबीएम है। कल एक स्टूडेंट ने हमें बोला था कि यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, मैंने यहाँ पे डाला था लेकिन फॉर्मेटिंग में जो भी हमारे दोस्त फॉर्मेट करते हैं उन्होंने यहाँ पे नहीं डाला, तो उसे हम कंप्लीट किया जाएगा। अगले एमसीक्यू से ध्यान रखा जाएगा कि जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे इसे कंप्लीट किया जाए। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनबीएचएम। एनबीएचएम के बारे में सही स्टेटमेंट आपको बताना है। एनबीएचएम इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल बी बोर्ड। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी जो बोर्ड है उसके द्वारा एक इस योजना को लागू किया जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को भी जानेंगे यहाँ पे। पहले आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर लीजिए। दूसरा, इट एम टू प्रमोट बी कीपिंग अंडर द कैंपेन स्वीट रिवोल्यूशन। यह स्वीट रिवोल्यूशन मिशन है, उसके अंतर्गत बी कीपिंग को बढ़ावा देने के लिए, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, इसका लक्ष्य है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मिनी मिशन फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च। इसे 3 मिशन में बांटा गया, उत्पादन, इसके अलावा मिनी फोकस्ड जो हमारा और प्रोडक्शन है, तीसरा पोस्ट हार्वेस्ट मिशन है, ठीक है। इन तीनों के बारे में इसको बांटा गया है। अब इन तीनों में सही स्टेटमेंट कौन सा? सही स्टेटमेंट यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। अगर हम बात करें तो इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? इस मिशन की शुरुआत की गई तो 2021 की बात है। 2021 में
मधुमक्खी जो मिशन उसकी शुरुआत की जाती है, और ये एक तरह का सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना है। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है मैं बताऊंगा, पहले बी कीपिंग को खत्म कर देते हैं। इसकी फंडिंग कितनी थी, 500 करोड़ रुपए इसकी फंडिंग थी। पर्पज हमारा ये था कि 2021 से 22 और 22 से 23 तक क्या करना है, बी कीपिंग को बढ़ाना है 3 वर्ष तक, और 3 मिशन यहाँ पे उसके अंदर सब मिशन शुरू किए गए थे। पहले में उत्पादकता को बढ़ाना था, जैसे कि यहाँ पे बात करें प्रोडक्शन को। दूसरा पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए, चाहे भंडारण करना हो, विपणन हो, या उसका एनरिच करना, क्वालिटी एनरिचमेंट हो, है ना। इसके अलावा थर्ड जो स्टेटमेंट में रिसर्च को बढ़ावा देने की बात थी। तो ये तीनों बातें यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको क्लियर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर सेक्टर स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में 2 तरह की योजनाएं आपको देखने को मिलती हैं। एक तो सेक्टर स्कीम यहाँ पे आप देखिए, दूसरा स्पॉन्सर्ड स्कीम देखिए। दोनों के बारे में हम यहाँ पे आइए देख लेते हैं आसान भाषा में। अब अगर आप देखें, सरकार कई योजनाएं लागू करती है। अब उन योजनाओं में कभी केंद्र सरकार फंडिंग करती है पूरी, कभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर करते हैं। जब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग करते हैं, तो वह स्कीम को स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला जाता है। स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें फंडिंग या तो 60% सेंटर करता है, 40% राज्य करता है। कभी कभी अगर आप देखें 70-30 का, 90-10 का भी अनुपात होता है। तो इस तरह का जो अनुपात यहाँ पे देखने को मिलता है अलग अलग सिचुएशन में। और अगर सेक्टर स्कीम है तो उसमें 100% जो फंडिंग होती है किसके द्वारा होती है, केंद्र सरकार के द्वारा होती है। कंट्रोल पूरी तरह से केंद्र सरकार का होता है और लागू भी केंद्र सरकार करती है। लेकिन स्पॉन्सर्ड स्कीम में लागू राज्य सरकारें करती है, फंडिंग केंद्र सरकार देती है, और कंट्रोल दोनों का होता है। जैसे मनरेगा स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, तो मनरेगा स्कीम एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो रोजगार के संबंध में, मध्याह्न भोजन योजना हो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, इन दोनों में, ऐसी योजनाओं में क्या है, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं। ठीक है। अब सेक्टर स्कीम के बारे में आपने देखो, जैसे किसान सम्मान, पीएम किसान योजना के बारे में आपने सुना होगा, तो पीएम किसान सम्मान निधि जो है एक तरह की सेंटर सेक्टर स्कीम है। एनबीएसएम के बारे में मैंने बताया, और जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आपको पता होगा, तो ये भी एक तरह की सेंटर सेक्टर स्कीम है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में आपने सुना होगा, तो ये एक तरह की सेंटर स्कीम होती है। टेक्सटाइल मिशन जो है, ये सब सेंटर स्कीम कहलाती हैं। तो ये दोनों बातें सभी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गोगीबिल झील के बारे में, किस झील के बारे में, गोगाबिल झील के बारे में है। यहाँ पे स्टेटमेंट अगर आप देखें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गोगाबिल जो लेक है इज एन ऑक्सबो लेक है, लोकेटेड कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कटिहार जिले में है गोगाबिल लेक। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है, इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसे रामसर साइट के अंतर्गत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी गई है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट सर्व एज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द इंडेंजर्ड घड़ियाल। घड़ियाल जो होते हैं उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करती है ये गोगीबिल लेक। अब इसमें क्या न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है इसको, गोगीबिल लेक को। ठीक है। और ये जो बिहार के कटिहार जिले में है। अब रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, जहाँ पे पर्पज ये था कि जो वेटलैंड होते हैं, ऐसे वेटलैंड को कंजर्व करना और इंपॉर्टेंट वेटलैंड को रामसर स्टेटस देना। रामसर स्टेटस देने के बाद उनका जो कंजर्वेशन उसको बढ़ाया जाता है, और बहुत ज़्यादा अगर कोई खतरे में साइट हो जाती है उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। तो ये तो बात हो गई रामसर साइट की, है ना, और रिसेंट में इसे डाला गया है। स्टेटमेंट यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे ये इंडेंजर्ड जो घड़ियाल है ना, उसके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं है। ठीक है ना। ये यहाँ आपकी याद है, यहाँ स्मूथ कोटेड ओटर पाया जाता है, वेलुगो एटू पाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें छठ पर्व वगैरह से भी ये जुड़ा हुआ है। अब तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ, 1 2 यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे बिहार में, खासतौर पर जो बिहार में है, जैसे अगर आपने सुना होगा नांगी करके आपको बिहार में वाइल्ड लाइफ नांगी ये रामसर साइट आपको मिलेगी। इसके अलावा उदयपुर करके एक झील है, वहाँ वह भी रामसर साइट डिक्लेयर की गई है। तो इस तरह कुछ और साइट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। लगभग अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट में 93 रामसर साइट्स यहाँ पे इंडिया में देखी जाती है। 93 रामसर साइट्स यहाँ पे इंडिया में हैं इस टाइम पे। ठीक है। तो इसका मैप आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिलेगा, जहाँ पे आप जाएंगे आपको मैप मिल जाएगा, सारी की सारी रामसर साइट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। सही आंसर क्या हुआ, ए यहाँ पे सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाटर लुटेसा के बारे में है। वाटर लेट्यूस जिसे कह रहे हैं उसके बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है। क्या कह रहा है कि वाटर जो लेट्यूस है इज ए फ्री फ्लोटिंग इन्वेसिव एक्वाटिक वीड फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। उष्णकटिबंधीय रीजन जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय रीजन मतलब क्या है, जैसे अगर आपने ये अर्थ देख रखी है, अर्थ में 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री इधर, अगर आप देखो 23 डिग्री इधर, तो इस रीजन में अगर हम बात करें तो फ्री फ्लोटिंग इन्वेसिव यानी आक्रामक प्रजाति पाई जा रही है। किसमें, एक्वाटिक में, मतलब कि जो जल वाली सतह है वहाँ पर। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, जल में ऑक्सीजन का स्तर कम कर देता है, मतलब क्या कि एनारोबिक सिचुएशन जो हो जाती है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट फॉर्म डेंस मैट्स दैट ब्लॉक वाटरवे रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। ये घने समूह में होता है और जल मार्गों को अवरुद्ध करता है, मतलब वाटरवे को भी अवरुद्ध करता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है। अब इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, सही स्टेटमेंट यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, 1 और 3। ठीक है।
1 एंड 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, अगर हम वाटर लिट्यूस की बात करें जिसे नीली कैबेज भी कहा जाता है, नाइल कैबेज भी कहा जाता है, ये एक तरह की इन्वेसिव स्पीसीज होती है जो ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, तो पहला तो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें तो यह जो दिखने में, अगर हम बात करें तो हानि रहित तो लगता है, मतलब कि बेसिकली दिखने में लगता है कि इससे नुकसान नहीं होगा, परंतु ये घने झुंड में होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है सूर्य का प्रकाश होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है, इससे मछलियों की मृत्यु होने लगती है, ठीक है। अब ये एशिया, अफ्रीका, अमेरिका जैसे रीजन में ये देखने को मिलता है, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। अब यहाँ पे जो पहले दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इनहेंस वाटर ऑक्सीजन, कि वाटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा उसको बढ़ा देता है। बढ़ा कैसे देगा भाई, जब सूर्य का प्रकाश ऑक्सीजन नहीं मिली तब तो यहाँ पे मछलियाँ मर रही हैं, तो दूसरे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे 1-3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ रहेगी देखने के लिए, जो गोगाबिल लेक है ना, एक तरह का कंजर्वेशन रिजर्व है। क्या रिजर्व है? कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व दो चीज़ें होती हैं, सॉरी कम्युनिटी रिजर्व है, आई थिंक कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है, तो कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व दो चीज़ें होती हैं। अब दोनों होता क्या है, तो अगर देखें जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, इनके आसपास कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ की सरकार के स्वामित्व की भूमि होती है, लेकिन उनको क्या कंजर्वेशन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप देखो कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हो जाते हैं, बफर जोन हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि राज्य सरकार क्या कर सकते हैं, ऐसे एरिया को रेटिफाई कर सकते हैं कि ये आखिर में कंजर्वेशन रिजर्व माना जाएगा। उसके लिए कंजर्वेशन मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो क्या करती है, संचालन करती है, स्थानीय लोग, वन अधिकारी ये सब होते हैं। जैसे चिल्का के बारे में हम बात करें, वही कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, कम्युनिटी रिजर्व में अगर हम बात करें तो कम्युनिटी जो आसपास की होती हैं उनका निजी स्वामित्व होता है, तो कम्युनिटी का, तो किसी लोगों का स्वामित्व होता है, वो क्या करते हैं उस एरिया को प्रिजर्व कर सकते हैं। वो प्राइवेट लैंड हो सकती है, कम्युनिटी लैंड भी हो सकती है। जैसे अगर आप देखें इस लेक के बारे में, तो कम्युनिटी लैंड का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने यहाँ पे देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में यहाँ पे बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रामनामी ट्राइब के बारे में। रामनामी ट्राइब के बारे में यहाँ पे क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी अगर हम बात करें यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास एक इस टाइप संबंधित व्यक्ति आए, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया कि जो प्रोटोकॉल है तोड़ के उनसे मुलाकात की, तो काफ़ी भावुक हो गए। इस वजह से ये थोड़ा सी ये ट्राइब जो न्यूज़ में आ गई। स्टेटमेंट बन रहा है कि जो रामनामी ट्राइब है बिलोंग करती छत्तीसगढ़ एंड इज नोन फॉर टैटूइंग नेम राम। राम नाम का टैटू करते हैं, आप गूगल में सर्च करिएगा, जिनके पूरे फेस में अगर आप देखोगे राम 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 लिखा रहता है, तो ये इस तरह का टैटू करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि यह जो आंदोलन है 19वीं सेंचुरी में जाति आधारित कास्ट भेद जो डिस्क्रिमिनेशन उसको खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि दे आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द लेजेंड वॉर परशुराम भारद्वाज। तो परशुराम जो भारद्वाज इसको उन्होंने स्थापित किया था। अब इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम देखें रामनामी जो ट्राइब है उसके बारे में देखें तो इसकी कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो अगर लोकेशन देखो अगर आप, तो अगर अपने मध्य प्रदेश का मैप देख रखा हो तो मध्य प्रदेश के मैप यहाँ पे छत्तीसगढ़ 2001 में अलग हुआ था, और अभी रिसेंट में अभी स्थापना दिवस भी मनाया गया है। तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी की बात है। जो परशुराम भारद्वाज नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, इस ट्राइब मूवमेंट की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जाति व्यवस्था का जाति का भेदभाव नहीं करेगा, और उन्होंने कहा कि राम हर जगह हैं। उन्होंने अगर हम बात करें तो निर्गुण जो भक्ति शाखा है ना, निर्गुण मतलब राम का निराकार जो राम है, उनको महत्व दिया और पूरे चेहरे में राम गुदवाए। उसका मतलब क्या था, राम हर जगह है, किसी जाति किसी मंदिर तक सीमित नहीं है, उनका मानना था, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति धारा को उन्होंने सपोर्ट किया। स्टेटमेंट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। अब इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाए, अगर हम बात करें तो सही स्टेटमेंट 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, ये स्टेटमेंट किसके बारे में है, जस्टिफिकेशन के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है कि आखिर ये क्या है, ठीक। हाँ, तो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि द टर्म जस्टिफिकेशन वाज कॉइन्ड बाई कोरी डॉक्टरो इन 2022 में या 2022 में कोरी डॉक्टरो के द्वारा इस शब्द को उपयोग किया गया था। इसका पर्पज़ क्या है, यह बेहतर नियमन बेटर रेगुलेशन के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म के सुधार को संदर्भित करता है। मतलब क्या कि इट रेफर टू द इंप्रूवमेंट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू द बेटर रेगुलेशन। तो अच्छा रेगुलेशन हो, उसके द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में रिफॉर्म आए, उसको बताता है। तीसरा स्टेटमेंट है इट क्रिटिसाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट डिग्रेड यूजर एक्सपीरियंस फ्रॉम प्रॉफिट। यह उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की आलोचना करता है जो लाभ के लिए जो यूजर्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस को खराब करने लगते हैं। स्टेटमेंट 1 और 3 यहाँ पे सही होगा, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट, मैं आपको बताऊंगा भी। अब देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी कोई आप ऐप यूज करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत अच्छा एल्गोरिदम रहता है, कोई समस्या नहीं आती, कोई ऐड नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लगातार ऐड की बम्बार्डमेंट होने लगती है, एल्गोरिदम बार बार कैप्चा मांगेगा, तो मतलब कि एक तरह से इरिटेट हो जाते हैं आप। तो ये क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं ना प्रॉफिट के चक्कर में क्या करती हैं, इस
जो ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल करती हैं जिससे क्या हो कि अनुभव लोगों का ये यूजर्स का ख़राब होने लगता है, ठीक है। तो आपके लिए इरिटेशन हो जाता है और सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। तो ये अत्यधिक लाभ कमाने के चक्कर में इस वर्ड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है जस्टिफिकेशन। हालांकि एक इनफॉर्मल वर्ड है, कोई भी ऐसा मतलब कि इसको रेटिफाई या कुछ ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन इस वर्ड का उपयोग कहाँ हो रहा है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जब क्वालिटी ख़राब हो जाती है उस संदर्भ में इस वर्ड का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे अगर आप देखो 1-3 स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 किसके बारे में? नेग्रोस आइलैंड के बारे में स्टेटमेंट है कि नेग्रोस आइलैंड के बारे में स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक अभी देखा गया था। तो जब अर्थक्वेक आया तो उसके बाद यहाँ पे चर्चा में आ गया कि आखिर नेग्रोस आइलैंड है क्या, ठीक। तो फिलीपींस रीजन में आपको नेग्रोस आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ पे? फिलीपींस में, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक। अब नेग्रोस आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ विसायन ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द फिलीपींस। तो फिलीपींस ग्रुप में विसायन आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है। दूसरा, यह पनाय द्वीप व गुरी मरास जल संधि द्वारा अलग होता है। इट इज सेपरेट फ्रॉम द पनाय आइलैंड एंड गुरी मरास स्ट्रेट, इससे अलग होता है। अब इसका भी फोटो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ पे क्या कॉपीराइट आ जाता है कभी कभी वीडियोस में इस तरह की इमेज यूज करने से, इसलिए टेलीग्राम में आप जाके सारी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए, या तो इस नंबर मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं @india's affairs by दिवस द्विवेदी यहाँ पे टेलीग्राम ID है, इससे आप सर्च करेंगे तो यह भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट करिए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे सेपरेट होता है पनाय आइलैंड से। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि माउंट कानलाउन लोकेटेड हियर इज एन एक्टिव वॉल्केनो ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आइलैंड। यहाँ पे स्थित माउंट कैनालोन एक सक्रिय ज्वालामुखी है, द्वीप का सर्वोच्च बिंदु है। इन तीनों स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। अब इसका क्या सही आंसर होगा ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ पे बताना है खुद से किसका क्या सही आंसर होगा, और कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। मैं वेट करूंगा कि कितने लोग आंसर करते हैं, कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बारे में आपको बता देता हूँ कुछ फैक्ट्स की। जो पनाय ग्रुप ऑफ आइलैंड है या गुमिरियारा जो स्टेट द्वारा अलग होता है, विसायन ग्रुप का ये पार्ट है, और माउंट जो कैनालोन यहाँ पे है, और एक्टिव वॉल्केनो का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो ये नेग्रोस आइलैंड है ना, उसको शुगर कैपिटल बोला जाता है, कहाँ की? फिलीपींस की। तो ये सारी बातें आपको बता दी हैं, आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है और आपको यहाँ पे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाउखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लाउखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। लाउखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द नगवान डिस्ट्रिक्ट असम। तो यह असम के नौगांव जिले में स्थित है, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है कि इट फॉर्म पार्ट ऑफ द लाउखवान बुरा चपोरी इकोसिस्टम सर्विंग एज द बफर ऑफ काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो लाउखोवा बुराछापोरी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ जो असम में ही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इट इज प्राइमरली अ मरीन इकोसिस्टम, यह मुख्यतः समुद्र पारितंत्र का पार्ट है। अब इन तीनों में से तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो मैं आपको बताऊंगा। असम का जो लाउखोवा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो वहाँ पर स्थित है कौन सा? रमौरी डंडुवा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, रमौरी डंडुवा वेटलैंड। अब जो रमौरी वेटलैंड है, इसको डिमांड की जा रही है किसके लिए कि रामसर साइट इसको डिक्लेयर की जाए, रामसर साइट की डिमांड है, लेकिन इसे रामसर साइट नहीं डिक्लेयर किया गया। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। स्टेटमेंट ऐसे बना सकता है कि इस साल कौन कौन सी साइट्स को रामसर साइट बनाया गया है। तो जो रमौरी डंडुवा वेटलैंड इसको भी रामसर साइट नहीं बनाया गया है, लेकिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो इसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि भाई 70 किलोमीटर का जो एरिया है किलोमीटर स्क्वायर का, उसको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसर साइट डिक्लेयर की जाए। और ये ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का मैप अगर आपने देख रखा हो तो ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर इधर से आती है और यहाँ पे उसका पार्ट इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे एलुवियल ग्रास लैंड, एलुवियल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ग्रेट इंडियन वन ऑन राइनो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है काजीरंगा वाला रीजन ही राइनो के लिए है, तो यहाँ भी आपको राइनो देखने को मिलेगा। लगभग 300 के आसपास यहाँ पे पक्षियों की प्रजाति भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रहा आपके लिए यहाँ पे इतना ही। अब आज की डिस्कशन फिलहाल इतनी ही। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, और आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल